आज सिलीगुड़ी के इस स्थल पर वैसे व्यवसायी जुड़े हैं जो केवल सिलीगुड़ी को ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट के पूरे गेटवे को विकास के साथ जोड़ते हैं और भारत के विकास में अपना योगदान देते हैं। ऐसे अपने सभी व्यवसायी भाइयों को मैं बहुत बुद्धिजीवियों को बहुत अभिनंदन करता हूँ। हमारे माननीय सांसद आदरणीय राजू बिष्टा जी, डॉक्टर शंकर जी घोष जी अपने एमएलए, आनंद बर्मन जी एमएलए, दुर्गा मर्मू जी अपने एमएलए, अरुण मंडल जी अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, इंदिरा बोस जी अपने संचालनकर्ता दीदी को भी नमस्कार, और यहाँ पर उपस्थित सभी अपने मीडिया बंधुगण, हम सबको इस भूमि से बहुत अलग संबंध रहा है, क्योंकि बिहार बंगाल एक समय एक ही प्रांत हुआ करता था। और आज मैं खुद सिक्किम के रास्ते जब भी जाता था तो इसी बंगाल के सड़कों को देखते हुए जाता था, और क्या परिस्थिति थी पहले और क्या परिस्थिति अब बन रही है, वो बदलाव भी हमने देखा है। बंगाल की अर्थव्यवस्था में शुरू से बंगाल एक बड़ा केंद्र रहा है व्यवसाय की दृष्टि से, और आज उस केंद्र को जिस प्रकार से विकसित होना था, जिस प्रकार से इस केंद्र को एक आर्थिक सशक्तिकरण का एक बड़ा केंद्र बन सकता था, शायद वो गुणात्मक और विकास जो होना था इस क्षेत्र में, वो अभी नहीं हुआ है। हम मानते हैं कि आप लोगों ने अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से कई चीजें यहाँ पर खड़ी की हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि पिछले 15 वर्षों में 6000 से अधिक कंपनियां जो यहाँ पर व्यवसाय करती थी, वो अब पलायन करके दूसरे प्रांतों में चली गई। कितने बड़े इलाके को रोजगार दे सकती थी, वो रोजगार के आज अवसर को खत्म हो गया। ऐसा पिछले 15 वर्षों में हम लोगों ने देखा है। अभी विकास की चर्चा भाई राजू भाई कर रहे थे। मुझे खुद भी बड़ी खुशी है कि इस केंद्र से को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितना महत्व दिया। कई वंदे भारत ट्रेन इस सेंटर से खुल रहा है और जा रहा है, यानी गुवाहाटी यानी नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करना, यहीं से कलकत्ता को कनेक्टिविटी, यहीं से बनारस को कनेक्टिविटी, और यहीं से पटना के माध्यम से मुगलसराय के इलाके को कनेक्टिविटी मिल रही है। अपने आप में मैं मानता हूं कि जब आप इस पूरे ज्योग्राफी को देखेंगे तो आपको आश्वस्त होगा कि भारत के मानचित्र में अब सिलीगुड़ी अपने आप में एक बड़ा सेंटर बनकर उभरने जा रहा है। पूरी तरह से भारत की सरकार ने उस प्रकार से यहाँ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर को उस प्रकार से मजबूत करने का काम शुरू किया है। अभी गोरखपुर सिलीगुड़ी की बात हो रही थी। मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए कि मैं जब पथ निर्माण मंत्री था तो उसका पूरा अलाइनमेंट, क्योंकि बिहार में उस 403 किलोमीटर में 370 या 365 किलोमीटर बिहार का इलाका उसमें मिलता है, 430 किलोमीटर में। गोरखपुर का 15-20 किलोमीटर का पार्ट है और बाकी आपका सिलीगुड़ी का पार्ट है। अब तो मुझे जानकारी मिल रही है कि उसको दार्जिलिंग तक ले जाने की योजना है। तो यानी कितना बड़ा कॉरिडोर बन रहा है, पूरा 6 लेन। अभी बात हो रही थी बनारस से पूरा कलकत्ता तक कौन ट्रेन, बुलेट ट्रेन की कल्पना साकार हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया। ये सामान्य चीजें नहीं है।
बिजनेस वर्ग, व्यवसायी वर्ग समझता है कि अगर बेहतर कनेक्टिविटी होगी तो उनका व्यवसाय ऑटोमेटिक रूप से मल्टीपल होता है। आज हमको ट्रांसपोर्ट के बहुत बड़े सेगमेंट में लोग यहाँ बैठे हैं जो ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में काम करते हैं। कम्युनिकेशन होने से ट्रांसपोर्ट का हो, बिजनेस का हो, टूरिज्म का हो, ये सब सेगमेंट को फायदा मिलता है। लेकिन एक समय जो ये केंद्र बड़ा औद्योगिक क्षेत्र था, आज इसका डिक्लाइन इतना तेजी से हो रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ की राज्य सरकार ने जिस प्रकार से इसको महत्व देना था, इस इलाके को वो महत्व दिया ही नहीं। और मैं कहूंगा कि इस इलाके की बात क्या करिए, पूरे बंगाल का, पूरे बंगाल भारत के अर्थव्यवस्था में बंगाल 10% से ऊपर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता था। सोचिए कि पूरे भारत के ग्रोथ में कह सकते हैं कि 10% हिस्सा बंगाल की अर्थव्यवस्था का होता था। आज वो घटकर 5% के आंकड़े पे आ गया है। आप समझ सकते हैं कि ये गिरावट कितनी बड़ी है। हम जब कहते हैं कि बंगाल के विकास किए बिना हम भारत का विकास नहीं कर सकते हैं, तो ये पूरी तरह से ये आंकड़े उसको परिभाषित करते हैं। मैंने अभी चर्चा की किस प्रकार से कई बड़ी कंपनियों का पलायन हो रहा है। हमें याद है किस प्रकार से एक बड़ा आंदोलन कर उस समय की कम्युनिस्ट की सरकार जब मारुति के सेंटर को यहाँ लाना नहीं दे रही थी, तो एक बड़ा आंदोलन ममता दीदी ने खड़ा किया था। लेकिन टाटा, अब उस आंदोलन को आप सोचिए तो आज लगता है कि वो निश्चित रूप से एक मजाक था, एक छद्म राजनीति थी जो केवल यहाँ के लोगों के भावना के साथ खेला गया। आज 6000 से अधिक कंपनियां उनके शासनकाल में अगर यहाँ से चली गई तो कहीं ना कहीं आपके उस राजनीतिक के उद्देश्य को दिखता है कि आप किस प्रकार से केवल राजनीतिक तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए एक राजनीतिक मुद्दा बनाया था आपने, उस पर आपका मानसिकता क्या था वो आज दिखता है। लेकिन हम आज उस समय बात कर रहे हैं जब पूरा भारत एक अलग गति से विकास कर रहा है। आज हमारा ग्रोथ रेट 7% पे कंटिन्यूअस आगे बढ़ रहा है, जबकि हम महंगाई को भी कंट्रोल करके रखे हुए हैं। पूरे विश्व में जहां ग्रोथ रेट डाउन के ग्राफ पे है, विश्व के कई बड़े देश अभी महंगाई का दंश झेल रहे हैं और ग्रोथ तो उनका निगेटिव साइड में जा रहा है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसका ग्रोथ रेट पिछले 10 वर्षों में 7% से ऊपर भी चल रहा है और साथ ही साथ हम महंगाई को भी कंट्रोल करने में सफल रह रहे हैं। यही वो राज्य था जो दार्जिलिंग का चाय पूरे विश्व में अपने मार्केट के लिए अपने क्वालिटी के कारण जाना जाता था। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि पिछले 170 वर्षों का जो इतिहास था यहाँ के चाय बगानों का, दार्जिलिंग का, वो अपने सबसे न्यूनतम गिरावट पे आ गया है। यानी सबसे कम उत्पादन पिछले 170 वर्षों में इस पिछले 2-3-4 सालों में हुई। ये दिखा रहा है कि सरकार की नजर में ये विषय है ही नहीं। जो बंगाल का पहचान था, उस पहचान को भी इन्होंने मिटाने में कोई कमी नहीं छोड़ा। चाहे लेफ्ट का हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस का हो, इस और पावर हाउस को जो इंडस्ट्रियल पावर हाउस बन सकता था, उसको कहीं ना कहीं पूरी तरह से कमजोर करने का काम यहाँ की सरकार ने किया है। आज पूरे विश्व में नए नए तकनीक आ रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं। जब कई राज्यों में आईटी के हब, सेमीकंडक्टर का सेंटर बन रहा है, उस समय यहाँ पर कोई नया उद्योग औद्योगिकरण विकास के बारे में कोई बात नहीं हो पा रही। आज एआई के इम्पैक्ट का समिट अभी विश्व दिल्ली में आयोजित किया गया। करीब
100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि आए, कई राष्ट्राध्यक्ष आए और एआई का जो समिट था वो अपने आप में भारत को लीडिंग कैसे बने एआई की क्षेत्र में, उसके दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम आगे बढ़ा। दुर्भाग्य है कई ऐसे लोग हैं जो उसको भी कलंकित करने का प्रयास कर रहे थे। मैं आज इसलिए ये बातें कह रहा हूं कि आपको इस बात का जानने का पूरा हक है कि एक तरफ देश में जो सरकार चल रही है वो कैसे काम कर रही है और एक यहां पर बैठी हुई राज्य की सरकार कैसे काम कर रही है। मैं नहीं सुना, पहले हम लोग जब बीआईटी मिश्रा में हमारी पढ़ाई हुई, बहुत झारखंड का इलाका है, तो हमारे ध्यान में है कि उस समय हम लोग बोलते थे कि दुर्गापुर में इनको नौकरी लग रही है, ये इंडस्ट्रियल एरिया में बंगाल में लोग को नौकरी लग रही है। मेरे कई फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ाई लिखाई के दौरान कई सेंटर समझते थे, पुणे में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, उस समय एक बड़ा सेंटर कलकत्ता और दुर्गापुर था। लेकिन मुझे हाल ही में मैं दुर्गापुर गया हुआ था, जो इंडस्ट्री थी वो भी समाप्ति के कगार पे है और पिछले 10-15 वर्षों में दुर्गापुर में एक भी नई इंडस्ट्री नहीं आ पाई। ये किस तरह की मानसिकता के लोग हैं? और अगर कहेंगे कि यहाँ के लोगों को हक दे रहे हैं, यहाँ के लोगों का सम्मान बढ़ा रहे हैं, तो कौन से लोग का सम्मान बढ़ा रहे हैं? जो लोग यहाँ नौकरी पाते, जो लोग इनका रोजगार कर सकते, उनको आप पलायन के लिए मजबूर कर रहे हैं। और एक तरफ बांग्लादेश से लोगों को लाकर बसाने का खेल चल रहा है। 50 लाख से अधिक अगर यहां पर वोटर लिस्ट में नाम डिलीट हो चुके हैं, जो गलत लोग थे, तो ये बात स्पष्ट दिखती है कि ये लोगों को कौन बसाया, इन लोगों को कौन हक दे रहा था, ये कौन लोग, हमारे लोगों की नौकरी कौन ले रहा था, हमारे लोगों का जो व्यापार था उसको कौन नुकसान पहुंचा रहा था। ये बहुत ही चिंता का विषय है, इसलिए मैंने आपके सामने रखा है। जो हम कहते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ, तो लोग उसको एक अलग आईने से देखते हैं। मैं स्पष्ट कहता हूं, जो भारत के अंदर रहता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उस सबको उसका हक मिलेगा, पर विदेश के लोगों को लाकर भारत में बसाकर उसको हक देंगे, ये नहीं। हम कहाँ कहते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कोई योजना लाते हैं, हम कभी इस चेहरे से देखते ही नहीं है। हम देखते हैं जो गरीब है उसको मिलना चाहिए, जो पिछड़ा है उसको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ये भी हम नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति हमारे देश को आश्रम समझ ले और हमारे देश के लोगों का हक छीनकर हम उनको दे दे। ये हम होने नहीं देंगे और इस तरह की जो भी लड़ाई होगी उसको लड़ के हम लेंगे। जब केंद्रीय सहायता की बात आती है तो हम सबको इन आंकड़ों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। पिछले 10 वर्ष जब हमारी सरकार नहीं थी केंद्र में, तो इस राज्य के विकास में उस समय की कांग्रेस और टीएमसी के जो मदद वाली सरकार थी, पिछले 10 वर्षों में मात्र 4.5 लाख करोड़ रुपया बंगाल के विकास में आया। लेकिन आपकी अपनी मोदी जी की सरकार ने पिछले 11 वर्षों में 15 लाख करोड़ से अधिक की राशि आपके बंगाल के विकास के लिए दी। पूरे बंगाल में कभी कोई एम्स नहीं था, इलाज के लिए एम्स के देखने के लिए हम लोग को दिल्ली जाना पड़ता था। आज आपके बंगाल में भी अपना एम्स आया, तो आपकी सरकार नरेंद्र मोदी का देन है। रेलवे में 15,000 करोड़ का मात्र निवेश हुआ था पिछले 10 वर्षों में जब यूपीए की सरकार थी, और आपकी अपनी सरकार जब बनी तो 1 लाख करोड़ से अधिक केवल 11 वर्षों में खर्च हुआ। अभी जितनी चर्चा राजू भाई कर रहे थे, जितने ट्रेनों की, वंदे भारत की, स्लीपर ट्रेन की, ये सब चीजें अपने आप में यहाँ के पूरी कनेक्टिविटी को मजबूत करता है। इसमें बड़ा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। यहाँ तो एक अलग खेल चलता है, केंद्र से पैसा आता है और योजना का नाम बदल देते हैं जनता को भरमाने के लिए।
आयुष्मान योजना जो गरीब को देने के लिए, इलाज के लिए पूरे देश भर में चल रहा है, यहाँ पर नहीं देने देंगे। अरे दीदी, अगर आपको इतना इच्छा था, आप अपनी योजना में जोड़ कर देते। कई राज्य करते हैं, 5 लाख केंद्र का था, 5 लाख आप जोड़ के देते, हमें कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन केंद्र के आयुष्मान जो गरीब के इलाज के लिए था, उसको भी रोकने का काम, वो पैसा आता तो यहाँ पर निश्चित रूप से गरीब तक भी पहुंचता और यहाँ के व्यवसाय को भी बढ़ाता, लेकिन उसको पूरी तरह से, क्योंकि कोई राशि जब चलती है और गरीब के खाते में पहुंचती है तो वो मनी का रोटेशन होता है, वो केवल बैंक अकाउंट में पड़ा नहीं रहता है, वो खर्च होता, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होता, कोई दवा में खरीदता, कोई हॉस्पिटल जाके इलाज कराता। मैं इसलिए इस बात को कहा कि किस सोच के साथ ये सरकार चल रही है, और मैं इसलिए आपसे बीच में बैठा। मेरी बड़ी इच्छा थी कि जब इन्होंने कहा, राजू भाई ने, तो मैंने कहा कि मेरी भी इच्छा है, क्योंकि आप केवल एक व्यक्ति नहीं है, आप खुद में अपने आप में संस्था है। आपके साथ सैकड़ों लोग, हजारों लोग काम करते हैं। आपके केंद्र पर पर डे 500 लोग, 150 लोग, कोई डॉक्टर है तो उनके यहाँ इलाज कराने, कोई व्यवसायी है तो उसकी दुकान पर सामान के लिए, या आपके नीचे एम्प्लॉय इतने हैं, आपको निश्चित रूप से समाज को दिशा देने वाले लोग, क्योंकि आप जो सोचते हैं वो आपके नीचे का पूरा सिस्टम सोचता है। आप जो विषय रखेंगे वो समाज के नीचे तक विषय जाएगा। मैं इसलिए आज इस विषय को रख रहा था, क्योंकि मुझे मालूम है आने वाले समय में आपको एक सरकार को फिर से चुनना है। और मैं इस विषय को आपके सामने रखने के पहले मुझे बहुत स्पष्टता के साथ ये कहना है कि बंगाल के लिए आप केवल चुनाव नहीं वोट कर रहे हैं, ये चुनाव देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। जो बंगाल को कॉरिडोर बनाकर, बंगाल को गेटवे बनाकर बांग्लादेश के लोगों को घुसाने का काम चल रहा है, ये पूरे कई राज्यों के डेमोग्राफी को खराब कर रहा है, कई पूरे देश की डेमोग्राफी को खराब कर रहा है। आपके राज्य को तो जो नुकसान हो रहा है उसका मैंने एक आंकड़ा आपको दिया है। ये आंकड़े वो है जो डिलीट हो गए। 50 लाख से अधिक आंकड़े अभी इलेक्शन कमीशन को, जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी पे जांच हो रहे हैं। उसी के लिए ममता दीदी काली कोट पहन के गई थी दिल्ली, उन घुसपैठियों को बचाने के लिए। अगर यहाँ के लोगों का कोई दर्द होता, इनके विषय को लेके आप दिल्ली जाते और वहां पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाते तो केंद्र सरकार आपको सामने से मदद करने के लिए आती, लेकिन बांग्लादेशियों की मदद के लिए आप कोर्ट का दरवाजा। मैं इसलिए इस बात को कई बार हम सोचते हैं कि उससे हमको क्या नुकसान हो रहा है। एक एक बंगाल के लोगों का नुकसान हो रहा है, चाहे वो किसी भी जिले में रहता हो, किसी भी ब्लॉक में रहता हो, कि वो हक आपका माना जाए। जब हम लोगों ने जमीन मांगा कि फेंसिंग के लिए हमको जमीन दीजिए, हम बॉर्डर को सील करना चाहते हैं, उस जमीन के फाइल को पिछले वर्षों तक लटका के रखी हुई है। एक जमीन इसलिए नहीं दे रही है कि अगर हम बॉर्डर की फेंसिंग कर देंगे तो उनका वोट बैंक को चोट हो जाएगा। तो हम तो ममता दीदी से पूछते हैं हमेशा कि दीदी आप किसके हो? आप बंगाल के लोगों के तो नहीं हो, क्योंकि बंगाल के लोगों के होते तो बंगाल के लोगों के साथ ये सौतेला व्यवहार तो नहीं करते। इसलिए आज मैं कई विषय हमारे सांसद महोदय ने रखा, सैकड़ों ट्रेनें बंगाल को दी गई है पिछले 11 वर्षों में, 100 से अधिक ट्रेनें। ये अपने आप में ऐसे आंकड़े हैं। साथ ही साथ मैं व्यवसायियों को, सबसे बड़ा विषय होता है सुरक्षा का। जिस प्रकार से वसूली का खेल पूरे बंगाल में चल रहा है, उससे आप भली भांति परिचित हैं। गिट्टी बालू भी खरीदना है तो आपको टैक्स देना पड़ता है। आपके मोहल्ले में आपको विकास की कोई नई चीजें करनी है तो उसके लिए भी आपको टैक्स देना पड़ता है। वो टैक्स अगर सरकार के खाते में जाता तो आपको तकलीफ नहीं होती है, पर वो ममता दीदी के अकाउंट में जाता है तो तकलीफ होती है। इसलिए इस विषय को मैं आपके, क्योंकि आप ऐसे व्यवसायी हैं, ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो समाज को दिशा देंगे, हमने आपके बीच में छोटा समय कुछ कम था, चूंकि आज कंटिन्यूअस कार्यक्रम है और कार्यक्रम के बाद मुझे
दिल्ली भी जाना है तो मैं राजू भाई से कहा कि मेरी इच्छा है कि हम अपने बुद्धिजीवियों के साथ थोड़ी चर्चा जरूर करें। और मैं इतना ही कहूँगा कि आपका ये मत देश को सुरक्षित करेगा। आपका ये मत बंगाल को नया बंगाल बनाने में, विकसित बंगाल में हमारा सहयोग तो करेगा ही करेगा, भारत को विकसित भारत बनाने में भी बहुत बड़ा योगदान देगा। मैं आप सबको आज के दिन उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अध्यक्ष जी। और मैं सभी से निवेदन करूंगा